मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने जा रही है, क्योंकि रामबाण का मेरा मतलब इसलिए कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपकी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है और इस क्लास में आप अंत तक बने रहेंगे और एक भी तथ्य को बिना पढ़े हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वही क्लास है जो एग्जाम में 100% आपको रिजल्ट दिलाएगी। और मैं इसको शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोग अपने पेन कॉपी लेके बैठेंगे और जितने विद्यार्थी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं इसको पेपर देने से पहले बार बार रिवाइज करके जाएंगे। इसको मैं स्टार्ट करूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मां के चरणों की वंदना के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आपके आज की क्लास की। जो ये क्लास दूसरी हमारी यह क्लास है, आपकी दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि एक क्लास में एग्जाम वाले ले चुका हूं और मैंने इसको आपके आज संविधान के पहलुओं से, सामान्य विज्ञान, कुछ ऐसे पार्ट निकाले जो बार बार एग्जाम में जनरल साइंस से और संविधान वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। सामने दिखाई भी दे रहा है आपको, ये भारतीय संविधान में कुछ विषय है। जैसे आप जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाग मूल संविधान में रहे हैं, लेकिन आज उन भाग की संख्या 25 हो गई है। यानी आपसे कहा जाए कि वर्तमान समय में कितने भाग हैं, तो भाग हमारे 25 हैं इस समय। और कितने भाग थे मूल संविधान में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय भाग की संख्या 22 थी, लेकिन आज 25 हो चुकी है। हम 25 भाग नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से कुछ वे महत्वपूर्ण भाग, ये तो शुरुआत से मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण, ये तो सब स्टार्टिंग में लिखा दिए, कुछ आगे मैंने कुछ कम भाग कर दिए। जैसा कि संविधान में भाग 1 संघ और राज्य का उल्लेख करता है, लेकिन इसका उल्लेख कहां से कहां तक हुआ है? संविधान के अनुच्छेद, ये आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और राज्य के विषय में उल्लेख हुआ है। लेकिन भाग 2 जो नागरिकता के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी कि अगर आएगा नागरिकता संबंधी प्रावधान हमें कहां मिलेंगे, तो आर्टिकल 5 to 11 यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी बातों का उल्लेख हुआ है। और जो पहला महत्वपूर्ण है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, वो संविधान का अनुच्छेद 1 ही कहता है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहला महत्वपूर्ण वर्ड है आपके। तो 1 से 4 तक भाग 1 में उल्लेख हुआ है संघ राज्य का, और भाग 2 में नागरिकता संबंधी बातों का उल्लेख है, जो कि हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, जो कल पिछली क्लास में मैंने बात करी आपसे। और जो भाग 3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग पढ़ के जाएंगे, ये मूल अधिकार यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर। और इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। यानी कि अगर कोई कहे आपसे कि संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक हुआ है, तो आर्टिकल 12 to 35 यानी फंडामेंटल राइट्स से हमारे यहाँ 12 से 35 तक उल्लेख हुआ है। और ये पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, वह कानूनी अधिकार है। इस प्रकार भाग 3 में मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। ये आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भाग 4 है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाग 4 का संबंध किस विषय से है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डीपीएसपी बोलता हूं मैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 to 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है। इसे नोट डाउन कर लेंगे और देख के जाएंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ एक पहलू है, ये रहा जो भाग 4A है, तो 4 में ए लगा हुआ है, इसका मतलब बाद में जुड़ा होगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, यानी कि मूल कर्तव्यों की बात करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़े गए। यानी कि जो अगर मूल कर्तव्य आएगा तो 51A बोलने का मतलब है मूल कर्तव्य, और वर्तमान समय में इन कर्तव्यों की संख्या 11 है। मैंने अपनी पिछली क्लास में इन मूल कर्तव्यों के बारे में आपसे उल्लेख किया है। इन्हें संविधान में वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस समय इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में शिक्षा के मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया है और संख्या इनकी 11 हो गई है। पिछली क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूं। तो भाग जो 4A है, जो ऐड हुआ है, ये वाला भाग, ये मूल कर्तव्यों की बात करता है, यानी ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है आपसे यहां पर। जो भाग 5 है, ये सीधे तौर पर संघ के बारे में, यूनियन के बारे में उल्लेख करता है। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका, ये हमें यहां देखने को मिल जाती है कई बार आपके यहां पर। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक, यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, 151 तक काय का उल्लेख हुआ है, संघ के बारे में उल्लेख हुआ है। मैं पुनः कहूंगा, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका हमें 52 से 151। लेकिन जो भाग 6 है, ये वाला भाग, ये तो भाग 5 आपके संघ के बारे में हो गया, और भाग 6 राज्य के बारे में उल्लेख करता है।
जिसका उल्लेख आर्टिकल 152 से 237 यानी 152 से लेकर के 237 तक उल्लेख हुआ है। बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5 और 6, 5 आएगा तो संघ के बारे में और 6 आएगा तो राज्य के बारे में। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात आपके लिए यह है कि जो भाग 7 है, ये भाग 7 ये अब समाप्त हो चुका है, यानी भाग 7 संविधान में उल्लेखित नहीं है, इसे निरसित कर दिया गया है, इसे एबोलिश कर दिया गया है, इसको उन्मूलित कर दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में था? ये 238 में था, जो इस समय अस्तित्व में नहीं है। यानी कि जो हमारे संविधान में भाग 7 था वो इस समय नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो भाग 8 है, जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन आएगा कि संविधान में भाग 8 ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, भाग 8 किसका उल्लेख करता है? तो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी वर्तमान में कितनी है? तो इनकी संख्या वर्तमान में 8 है। अजीब इत्तेफाक है कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 ही हैं इस समय। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 239 से 239 से 242 यानी कि 239 से 242 तक किसका उल्लेख हुआ है? केंद्र शासित प्रदेशों का दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस समय, और आपका चंडीगढ़, ऐसे हमारे यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, और इनकी संख्या 8 है। आपको पुनः देख लेना, इनकी सबकी राजधानी जरूर याद करके जाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 8 भाग क्रम से एक बार बताया, इनको सब नोट डाउन कर लेंगे विद आर्टिकल, विद अनुच्छेद, इनको देखकर जाएंगे। उसमें वेरी मोस्ट आपका मूल अधिकार और आपका 51 मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाग 4 को भी छोड़कर नहीं जा सकते आप। तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं, यूनियन टेरिटरी 8 हैं, इन्हें संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। इनकी राजधानियां भी देखकर जाएंगे, कई बार कैपिटल भी पूछता है। इस क्रम में जब मैं आगे बढ़ूंगा आपको थोड़ा सा भाग 9 के बारे में बात करूंगा। जो भारतीय संविधान का भाग 9 है, किससे जुड़ा हुआ है? पंचायतों से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, और आपको जानना चाहिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इनका उल्लेख 243 के 243 तक इसका उल्लेख हुआ है। यानी 16 ऐसे उप अनुच्छेद हैं, सब आर्टिकल्स हैं, जिसके अंतर्गत पंचायतों का उल्लेख किया गया भाग 9 में। और पंचायतें संवैधानिक संस्थाएं हैं इस समय आपके, ये आपको जानना चाहिए। जो भाग 9A है, इसको जोड़ा है, इसको आपके भाग 9A को यहाँ पर, ये नगरीय संस्था जो हमारे अर्बन इंस्टीट्यूट है उनका उल्लेख हुआ है। और इनका उल्लेख 243 त से 243 की य छ तक, यानी कि जो आर्टिकल 243 का त है, हिंदी में लिखा है मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आप चाहें तो इन्हें ABCD में भी कर सकते हैं। यानी अगर आएगा पंचायतें तो भाग 9 बताएंगे, और नगरीय संस्थाएं आएंगे तो भाग 9 का A बताएंगे। इसका मतलब हुआ कि अर्बन इंस्टीट्यूट 9A में है, ये भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। 1993 से 1993 से दोनों प्रभावशाली हो चुकी हैं। और आपको जानना चाहिए भाग 9A, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, जो संविधान की 11वीं जो अनुसूची है और संविधान की जो 12वीं अनुसूची है ये वाली। और एक क्वेश्चन और, ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, अगर 73 आएगा तो ये पंचायतों से है, 73वां, और 74वां आएगा तो ये नगरीय संस्थाओं से है। भाग 9 आएगा तो पंचायत, भाग 9 आएगा तो नगरीय संस्थाएं। और 11वीं अनुसूची आएगा, शेड्यूल, अनुसूची मतलब मेरा यहां से शेड्यूल से है, 11 शेड्यूल आएगी तो पंचायतें मारेंगे, और 12 शेड्यूल आएगी, 12वीं अनुसूची आएगी तो नगरीय संस्थाएं मारेंगे। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपके। इसके अलावा 9B ये वाला, ये सहकारी समितियां, ये कोऑपरेटिव कमेटियों का उल्लेख करता है। सहकारी समितियां हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं बन चुकी हैं। इनका उल्लेख संविधान के भाग 9B में किया गया है। और इस क्रम में आप आगे बढ़ेंगे यहां से, तो ये मैंने निकाला आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास हमारी ये एग्जाम वाली क्लास है, एक मैराथन टाइप की क्लास है, पर संक्षिप्त मैराथन क्लास है, छोटी मैराथन क्लास है। ये क्विक रिवीजन चल रहा है। जल्दी से मैं आपका कितना रिवीजन करा सकता हूं, कितना बार बार उन क्वेश्चन में दोहरा सकता हूं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे अगला आज का पड़ाव है, सेकंड जो फेज में जाऊंगा, तो सामान्य विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करूंगा। चाहे वो विटामिन है, चाहे वो खनिज हैं, चाहे वो बहुत सारे माप के उपकरण हैं, ऐसे चाहे वो कुछ खोज करता है हमारे विज्ञान के, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। उन पेपर में देख के लग जाएगा आपको अभी सुनने के बाद कि ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो भाग 15 है ये वाला, आखिर किससे जुड़ा हुआ है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भारत के निर्वाचन आयोग से। लेकिन मुझे कहां मिलेगा? ये संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक का उल्लेख हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत के निर्वाचन आयोग का अगर उल्लेख मिलेगा, अगर मुझे ढूंढना है,
तो मुझे भाग 15 में जाना पड़ेगा, पार्ट 15 में जाना पड़ेगा। यहीं पर निर्वाचन आयोग का उल्लेख हुआ है। इस क्रम में आप आगे जाएंगे भाग 17। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने मैन में निकाले आपके लिए, सारे भाग हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं यहां पर। और भाग 17 में राजभाषा आयोग, कौन सा आयोग? राजभाषा आयोग, आपके लिंग्विस्टिक कमीशन 343 से 351 तक, यानी संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा आयोग का उल्लेख हुआ है। और भाग 17 में इसका उल्लेख हुआ है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे आप लोग, जो भाग 18 ये रहा, जो भाग 18 ये वाला पार्ट है, ये आपातकालीन प्रावधान यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो मुझे कहां मिलेंगे? 352 से 360 तक, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, यानी 352 से 360 तक आएगा। उल्लेख हुआ है आपातकालीन शक्तियों का, जो हमने जर्मनी से ली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी प्रोविजन क्या होते हैं विस्तार वाली क्लासों में मैं आपको आगे पुनः बताऊंगा, पर एग्जाम वाली संक्षिप्त मैराथन क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसका एक एक पल जो दिखाई दे रहा है आपको, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। और ये पल हमारे लिए बड़ी बेशकीमती हैं, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और संविधान का जो भाग 20 है, ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। यानी कि 368, आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है संविधान में संशोधन की। और इसका उल्लेख संविधान में कौन से भाग में हुआ है? तो 20 भाग में इसका उल्लेख हुआ है। और कौन सा अनुच्छेद है? तो 368 है। ये आज का हमारा पहला पड़ाव है जो यहां शांत होगा, समाप्त हो रहा है आपके। और अगला पड़ाव मैं आप पे चर्चा करूंगा आपके, इस पर ये मैं बात करूंगा आपके यहां साइंस के यानी सामान्य विज्ञान के कुछ पहलुओं पर। और इन विज्ञान के पहलुओं पर मैं लेके जाऊं आपको। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके लिए जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको मालूम पड़ जाएगी कि क्लास कितनी बेशकीमती है, कितनी कोहिनूर की तरह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे होम्योपैथी का आता है कि होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है? तो हैनीमैन। ये रहा हैनीमैन कौन है? ये आपके आविष्कारक हैं किसके? होम्योपैथी के। होम्योपैथी आप समझ रहे होंगे आपके यहां से क्या होम्योपैथी की गोलियां ज्यादा मीठी होती हैं व्हाइट कलर की, तो हनीमैन समझने के लिए मीठी गोलियां, यानी मीठी गोलियां बनाने वाला व्यक्ति समझने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होम्योपैथी का संबंध है हैनीमैन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में आप देखेंगे रुधिर जो रक्त का संबंध है, लैंड स्टीनर ने इसकी रक्त समूह खोज की आपके, किसने? लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर, नाम पूरा है कार्ल लैंड स्टीनर। ये रक्त समूह की खोज करने वाले कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्रम में अगर विटामिन आएगा तो विटामिन फंक, विटामिन के बारे में बताने वाले कौन है? फंक हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन आएगा, ये दिखाई दे रहा है आपके, तो क्या है? बैटिंग। ये रहा बैटिंग नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इंसुलिन का डेवलपमेंट किया है। हमारे एग्जाम में आने वाला प्रश्न। इस क्रम में चेचक का टीका, ये रहा चेचक का टीका, ये एडवर्ड जेनर ने, बहुत फेमस है। और आनुवांशिकता का सिद्धांत, जेनेटिक थ्योरी है जो वो मेंडल ने दी है, ये वाला जॉन मेंडल ने। मेंडल आएगा तो आनुवांशिकता का सिद्धांत मारेंगे। ये आपके कुछ आविष्कारक हैं, इन्हें आप देखकर जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा आपके लिए। तो ये हृदय प्रत्यारोपण, ये वाला हार्ट ट्रांसप्लांट, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये वाला क्रिश्चियन बर्नार्ड ने अगर आएगा हार्ट ट्रांसप्लांट पहली बार किसने किया दुनिया में? तो बताएं क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन हॉस्पिटल में हुआ है। यह दुनिया का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण था, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किया गया था, और उनका नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड। इस तरह में आगे चलेंगे। मलेरिया का टीका किसने दिया है? तो रोनाल्ड रॉस ने यह मलेरिया का टीका दिया है। और जो हाइड्रोफोबिया, कौन सा? हाइड्रोफोबिया, लुई पास्चर, ये वाला कुत्ते काटने से जो जल से भी डर लगता है आदमी को, तो इस हाइड्रोफोबिया को जो चिकित्सा है, जो टीका है, वो किसने दिया है? वो लुई पास्चर ने दिया है। और इस क्रम में देखेंगे टीबी, जो टीबी की चिकित्सा है, ट्यूबरक्लोसिस, रॉबर्ट कोच ने दिया है आपके। यानी कि टीबी की चिकित्सा की जा सकती है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। रॉबर्ट कोच ने इसके लिए जो आविष्कार किया कि टीबी का उपचार हो सकता है, इन्होंने बताया इसके बारे में पहली बार रॉबर्ट कोच ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र वाला, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसके बारे में बताने वाले विलियम हार्वे, यानी कि विलियम हार्वे हैं, उन्होंने बताया ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे द्वारा बताया गया पहली बार। और डीएनए के बारे में, ये तो किसी छिपा हुआ नहीं है, डीएनए ये वाला
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और जेम्स वॉटसन और क्रिक ने डीएनए को देकर के दुनिया के लिए एक अजूबा कायम कर दिया, करिश्मा कायम कर दिया। ये वो चीज थी जिसके द्वारा किसी की पहचान आज आसानी से हो जाती है। डीएनए खोज करने वाले कौन है? जेम्स वॉटसन और क्रिक। और पोलियो जो कि घातक बीमारी, वायरस जनित रोग है, इसको जॉन ई साल्क, ये वाला जॉन ई साल्क ने इसको किया पोलियो का। पोलियो वायरस से होने वाला रोग है और मूलतः छोटे बच्चों को प्रभावित करता है और ये पैरों को, हाथों को ज्यादा प्रभावित करता है। यद्यपि पोलियो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो साल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया है। इस क्रम में रेबीज का टीका, ये वाला रेबीज जो कुत्ते काटने से होता है, वही लुई पास्चर, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसको। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया, यानी कुत्ते काटने के बाद में अगर रेबीज का टीका लगा दिया जाए, रेबीज की वैक्सीन दे दी जाए, तो वो व्यक्ति को घातक रोग से बचाया जा सकता है जिसमें मौत हो जाती है। समय रहते हुए अगर रेबीज का टीका लगा दिया जाए तो इसका आविष्कार किसने किया है? लुई पास्चर ने इसका डेवलपमेंट किया है, रेबीज के टीके का। इस क्रम में मैं आगे लेकर आया हूं आपके जो कोशिका की खोज है, किसकी? सेल की। सेल से ऊतक का निर्माण होता है और मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट है वो कौन है? सेल है। सेल को कोशिका कहते हैं और कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की है। अगर सेल नहीं होंगी तो शरीर का निर्माण भी नहीं होगा। सेल से ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक से शरीर के अंगों का निर्माण होगा और उन अंगों से शरीर का निर्माण होगा। विकास का सिद्धांत, जैव विकास, इसको देने वाले कौन है? चार्ल्स डार्विन, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, दुनिया की पहली ये एंटीबायोटिक दवा कही जाती है आपके, कौन सी? पेनिसिलिन। और इसने धूम मचा दी पूरी दुनिया में आपके। इसको देने वाले कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर, ये फ्लेमिंग है। इनको आप रट लेंगे यहां से, यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन का टीका दिया, इसको रट कर जाएंगे और ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा मानी जाती है। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगले फेज में जो निकाली जानकारी वो ये जानकारी है जो मापन की प्रमुख इकाइयां हैं। आखिर माप करने के लिए जैसे दिखाई दे रहा है आपको डेसिबल, डेसिबल का प्रयोग काय के लिए करते हैं? ध्वनि की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिबल वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में निरंतर पूछा जाता है। ऐसे ही कैलोरी, ऊष्मा के मापन के लिए न्यूटन आएगा तो आप बल का मात्रक है ये वाला। और सेंटीग्रेड आएगा तो तापमान का, टेम्परेचर के लिए। और किलोवाट आएगा तो आपके शक्ति का मात्रक है ये वाला। और अगर प्रकाश वर्ष आएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो आप बताएंगे तारों की दूरी को मापने के लिए, यानी खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। इस क्रम में जो फैदम है, फैदम का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र में कुछ मापनी है, कितनी गहराई है उसकी, कितना नीचे है वो, तो उसके लिए फैदम इकाई का प्रयोग किया जाता है। और जो कैरेट है, बहुत महत्वपूर्ण इस समय, वो सोने की शुद्धता के लिए, सोने की शुद्धता को याद करने के लिए कितनी सोने में प्योरिटी है, और आपको जानना चाहिए 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है आपके ये वाला। और इसी को प्राइमरी गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी गोल्ड, यानी कि 24 कैरेट के सोना को प्राइमरी गोल्ड भी कहते हैं। और वर्तमान में हॉलमार्क या हॉलमार्क सोने की शुद्धता का गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक मानक चिन्ह है, जिसे देखकर कोई भी सोने को शुद्ध रूप से पहचान सकता है। प्राइमरी गोल्ड का मतलब है 24 कैरेट का शुद्ध सोना, और किसी भी कैरेट जो गोल्ड होगा वो शुद्धता का सूचक है, वो 24 कैरेट होता है और ये सोने की शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्रम में मैंने आपके लिए आगे निकाला आपके हॉर्स पावर, ये दिखाई दे रहा है आपको। आखिर हॉर्स पावर क्या है? ये शक्ति का मात्रक है यहां पर, और एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर। हॉर्स माने होता है अश्व, घोड़ा, पावर माने शक्ति, यानी अश्व शक्ति, आप ऐसे कह सकते हैं इसको, अश्व शक्ति ऐसे कह सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप यहां से, अश्वशक्ति ये वाला। और जूल आएगा तो ये ऊर्जा का मात्रक है, और एम्पियर आएगा तो विद्युत का मात्रक है, और अगर पास्कल आएगा तो दाब की इकाई है, और अगर फारेनहाइट आएगा तो तापमान की इकाई है, और नॉटिकल मील आएगा, नॉटिकल मील तो समुद्री दूरी मापने के लिए, और वाट आएगा तो विद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। कितने किलोवाट? 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, तो वाट आएगा तो विद्युत शक्ति को मापन के लिए ये प्रयोग होने वाली इकाइयां। एक बार इन्हें मोटा मोटी देखकर आप जरूर जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
इस क्रम में अगला पड़ाव हमारा मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से, जो मैंने आपके लिए चुन चुन कर निकाले, कहां से आ सकता है। जैसे शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि यानी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो कौन सी है, तो वो यकृत है। कौन सा? यकृत को हम अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, आपको जानना चाहिए आपके। और पीलिया रोग है वो लीवर को ही प्रभावित करता है, पीलिया रोग जॉइंडिस बोलते हैं, उसी को यकृत रोग भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को आपके। तो आप बताएंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी? यकृत है। और वहीं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगर शरीर की बड़ी ग्रंथि आएगी तो यकृत यानी लीवर मारेंगे, अगर बड़ी हड्डी आएगी तो जांग की हड्डी होती है जिसे फीमर कहा जाता है, यानी जांग में पाई जाती है फीमर बड़ी हड्डी होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान में पाई जाती है, कान के मध्य भाग में पाई जाती है और उसको स्टेपीज बोलते हैं। कान की सबसे छोटी हड्डी को स्टेप्स या स्टेपीज बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वो जबड़े की होती है। कौन सी होती है? जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। अगर आएगा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन आएगा एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु माने जिसने अभी जन्म लिया है कुछ दिन, और वो बच्चा आप बताएं 300 से अधिक नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं। लेकिन वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियां होती? 206 हड्डियां होती हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति में क्रोमोसोम ये रहा गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे आप लोग? गुण सूत्रों की संख्या होती है 46। ये 23 का जोड़ा होता है यानी 46 होती है। इस क्रम में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष को, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड कही जाती है, जो कि मस्तिष्क में, ब्रेन में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है। शरीर में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां होता है? तो हम बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है। इसे अंग्रेजी में बोन मैरो, ये वाला बोन मैरो कहा जाता है। आप यहां से यानी क्वेश्चन आएगा बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा यानी आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का कहां निर्माण होता है? तो आप बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है। ये हमारे एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इन्हें हम छोड़कर जा नहीं सकते। एक बार देखेंगे और बार बार रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रश्न आए तो आप और बच्चों से यहां बढ़त बनाएंगे। इस क्रम में मैं निकाला बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? बाहरी कीटाणुओं से, तो नाम है उनका श्वेत रक्त कणिका, ये रहा व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो WBC होती हैं ये शरीर को ताकत, शक्ति प्रदान करती हैं और बाहरी कीटाणुओं शरीर की रक्षा करती हैं, बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। इस क्रम में आप देखेंगे सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है? तो 16 से 18 बार। ये 16 से 18 बार व्यक्ति सांस ले लिया करता है, 16 से 18 बार। और इस क्रम में देखेंगे 1 मिनट में सामान्य मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितनी बार? 72 टाइम्स आपके जो हार्ट बीट होती है वो 72 बार धड़कती है सामान्य तौर पर। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? वाटर का रेशियो, तो लगभग 70% जल की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए शरीर का मिलना बहुत जरूरी है, जल का मिलना बहुत जरूरी है। यद्यपि जल में कोई कैलोरी अर्थात ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके पाचन में जल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जल के किसी चीज को मिक्सचर करना संभव नहीं है। इस क्रम में देखेंगे शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क का कौन सा अंग करता है? यानी कि मस्तिष्क कौन सा? तो उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैल्स या हाइपोथैलेमस। ये शरीर के ताप का नियमन करता है। मस्तिष्क का कौन सा अंग है? ये हाइपोथैलेमस। इस क्रम में देखेंगे वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति है वो कौन कौन से रंग में अंतर नहीं कर पाता है? वर्णांध व्यक्ति है तो आप बताएंगे लाल और हरे रंग में, यानी लाल और हरे रंग में वर्णांध व्यक्ति जो कलर ब्लाइंडनेस से युक्त है वो कोई अंतर नहीं कर पाता है। इसको रट के जाएंगे लाल और हरे में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये रंग कोई है नहीं, उसे काला सा दिखाई देता है। तो आप बताएंगे लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाए तो व्यक्ति वर्णांध रोग से, कलर ब्लाइंड जो रोग है उससे वो ग्रस्त है। और इस क्रम में आएगा शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो आप बताएं दांत का इनेबल, अर्थात दांत के ऊपर जो एक पट्टी चढ़ी होती है पतली सी आपके, उसे इनेमल कहते हैं। आप देखते होंगे कई बार कोई मुंह के अंदर कंकड़ आ जाए या लोहे से किसी कारण से आपका दांत को छोटा सा हिस्सा टूट जाए
तो गर्म पानी, ठंडा पानी या कुछ भी लगना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा भारी पीड़ा होती है, पेन होता है आपको, उसका कारण है दांत पे से इनेमल का हट जाना। ये इनेमल ही होता है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इस क्रम में मैंने आपके लिए जो अगला मेरा पड़ाव है वो है आपके जड़, तना और पत्ती से। किससे? जड़, तना और जो पत्ती होती है आपके, कौन सा हिस्सा, यानी कि किसी भी पौधे के अंदर तीन चीज होती हैं, या तो रूट होगा या स्टेम होगा और आपके लीफ होंगी। पेड़ का निर्माण जड़ से होता है, तने से होता है, पत्ती से होता है। तो कह रहा है जड़ों का उदाहरण हम किसे माने? हम कैसे कहें कि जड़ होती है, रूट होती है, हमें कैसे मालूम है पड़ेगी कि रूट है, रूट माने जड़ है। तो उदाहरण के लिए जैसे मूली है, ये जड़ का उदाहरण है, सलजम है, ये जड़ का उदाहरण है, गाजर है, ये जड़ का उदाहरण है, शकरकंद है, ये जड़ का उदाहरण है। यानी कि ये सभी जड़ के अंतर्गत आती है। जब मूली आ जाए, सलजम आ जाए, गाजर आ जाए, शकरकंद आ जाए, ऐसे ही तने यानी स्टेम वाला पार्ट है, तना बोले तो स्टेम कौन आएगा इसके अंदर? जैसे अदरक है, जैसे आपके आलू है, पटेटो है, केला है, कद्दू है या हल्दी है, ये सभी तने के उदाहरण है, यानी कि स्टेम के उदाहरण है। जरूर याद करके जाएंगे। और जो पत्ती, लीफ का उदाहरण है आपके यहाँ पर, जो लीफ है इसमें आपके जैसे मटर है, खजूर है, ये सभी पत्तियों के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं आपके। तो आप इसको देख के जाएंगे यहां से कि कौन सा पार्ट हमारा लीफ है, कौन सा पार्ट हमारा रूट है और कौन सा पार्ट हमारा यहाँ पर जड़ है। इसको आप लोग यहां से देख कर जाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको टिक कर देता हूं। ज्यादातर एक आलू पूछा जाता है, ये वाला पार्ट बहुत बार आया है। हल्दी आपके एग्जाम में बहुत बार आया है यहाँ से। मूली आपके कई बार पूछी गई है, आपके गाजर वाला पार्ट कई बार पूछा गया है और मटर वाला पार्ट कई बार पूछा गया है। तो आप इन 4-5 पार्ट को इनमें से भी देखकर जाएंगे, यद्यपि मैंने सारे पार्ट लिखे हैं। अब जनरल साइंस का अगला जो हमारा पड़ाव है वो आगे बढ़ता हुआ, ये हमारा काफिला बढ़ता हुआ जा रहा है। फल और उसके खाने योग्य भाग, यानी फल जो होते हैं कौन से भाग को हम खाएं और कौन से भाग को ना खाएं। जैसे हमारा आम और पपीता है तो इसके मध्य फल भित्ति, यानी कि जो इसका जो भाग होता है मध्य वाला भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति या मध्य फल भित्ति, ये उसका पार्ट खाया जाता है। किसका? आपके जो आपका आम और पपीता होता है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे तो आप देखेंगे जो सेब है या नाशपाती है, इसका मांसल पुष्पासन, यानी कि पूरे ही भाग को खाया जाता है। इसको उसका ऊपरी भाग भी खाया जाता है। पूरे भाग को काट करके हम किसी भाग को उठाकर नहीं फेंकते। सेब हुआ या नाशपाती हुआ, इसे छीलकर नहीं खाते हैं। बहुत से लोग खाते भी होंगे, ठीक है। सारे विटामिन और ताकत आपके इसी में होती है। यानी सेब, नाशपाती का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। और अमरूद और टमाटर का फल भित्ति और बीजांडासन, यानी पूरे पार्ट को बीज सहित ही खा लिया जाता है, चाहे वो अमरूद हो और चाहे वो टमाटर हो। कभी भी अमरूद के बीज को दांतों से कुचला नहीं जाता है, बल्कि मुंह में लेकर के उसको काटा जाता है, पर उनके बीजों को नहीं तोड़ा जाता है, बीज सहित ही खा लिया जाता है। ऐसे टमाटर को, क्योंकि वो भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फल भित्ति, फल पूरा पार्ट, और बीजांडासन यानी कि बीज वाले पार्ट को पूरा खा लिया जाता है। और जो सिंघाड़ा है ये खूब खाया होगा, इसका बीज पत्र खाया जाता है, जो खाने वाला पार्ट है। और जो हमारा केला है इसका मध्य और अंत फल भित्ति वाला भाग खाया जाता है। यानी कि केला के बाहर के छिलके को निकाल के फेंक दिया जाता है और इसको मध्य और अंत फल भित्ति कहा जाता है। ये क्लास आपको देख के लग रही होगी कि एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और जितने वनडे एग्जाम है उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली क्लास है। इस क्रम में आपके इस क्रम में अगला पार्ट है कुछ वैज्ञानिक उपकरण। ये वाला कौन कौन से उपकरण है और आखिर उन वैज्ञानिक उपकरणों का कहां कहां प्रयोग किया जाता है। जैसे बैरोमीटर दिखाई दे रहा है आपको, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके लिए आपके। और जो स्टेथोस्कोप है ये दिखाई दे रहा है आपको, हृदय एवं फेफड़ों की गति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो डॉक्टर अक्सर कान में लगाते हैं। इसको देशज भाषा में इसको आला भी कहते हैं। गांव देहातों में स्टेथोस्कोप को आला भी कहा जाता है। कान में लगा करके ऐसे मालूम पड़ जाती है कि हार्ट की और जो फेफड़े लंग्स हैं उनकी स्पीड क्या चल रही है, और डॉक्टर अक्सर हमारे हार्ट पे लगा करके हृदय पे चेक किया करते हैं हार्ट बीट को। जो गैल्वेनोमीटर है ये वाला, इसका प्रयोग विद्युत की धारा के नापने में किया जाता है। और जो कार्डियोग्राफ है वो हृदय की धड़कन के लिए, ये आप जानते होंगे, कार्डियोग्राफ के द्वारा मालूम पड़ जाती है कि हृदय की धड़कनों की गति कितनी चल रही है, स्लो है, तेज है या बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं हार्ट बीट नहीं है तो उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है,
जब तक व्यक्ति की हार्ट बीट चल रही है, हृदय की धड़कन कंटिन्यू है, तो वो व्यक्ति जीवित है, इसका मतलब वो संसार में बना हुआ है। और जैसे ही उसकी हार्ट बीट खत्म हुई या हार्ट बीट नहीं है, इसका मतलब हुआ वो व्यक्ति यहां से जा चुका और उसका स्वर्गवास हो चुका है। इस क्रम में आप देखेंगे सिस्मोमीटर का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए, भूकंप की प्रचंडता के मापन के लिए। और जो रेन गेज है, कौन, जो रेन गेज है, ये वर्षा के मापन यंत्र है। वर्षा को मापने के लिए कितनी वर्षा हुई है, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, इसके लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आज वर्तमान में लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य बात हो गई है। तो 80 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ब्लड प्रेशर होना शरीर के लिए नुकसानदायक माना जाता है। मैं अपने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं कि ये आपको सारी पार्ट रटकर जाने, क्योंकि एग्जाम के लिए सब ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही फेदोमीटर है हमारा आपका, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं आपके, काहे की समुद्र की। और जो बाइनाकुलर पार्ट है आपका, जो एक यंत्र है, इसका प्रयोग वस्तुओं की आवर्धित कर दिखाने वाला इसे यंत्र माना जाता है। आपको जानना चाहिए, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में क्लास में आपको इसी करियर प्लस पर एक वीडियो में मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं, बैक्टीरिया वाली, वायरस वाली, फंजाई वाली और प्रोटोजोआ वाली। मैं आपसे पुनः कहूंगा उन सारी बीमारियों को बहुत तेजी से पढ़ते हुए जाएंगे और उन्हें मैंने ट्रिकी अंदाज में बताया है ताकि शॉर्ट फॉर्मेट में कौन सी बीमारी किस रोग से होती है और वो बीमारी का कारण क्या है आपके, या वो वायरस से हो रही है, विषाणु से, या बैक्टीरिया से हो रही है, जीवाणु से, या फंजाई कवक से हो रही है, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से हो रही है, कौन सी बीमारी के कौन सा कारण है, ये मैं अपने एक वीडियो पीछे बता चुका हूं। आप उस वीडियो को जाकर के और जाएंगे आपके, और जो वीडियो वाला पार्ट है उसमें जाकर के आप लोग वो मिल जाएगा आपको और वहां देख लेंगे, एक बार देख के जरूर जाएंगे। इस क्रम में मैंने आपके लिए जो अगला पार्ट बनाया है ये लैक्टोमीटर, ये वाला लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापन करने वाला यंत्र है। कौन, लैक्टोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोस्कोप फेमस है बहुत छोटी वस्तुओं देखने के लिए, बहुत आम बात है ये तो। स्पीडोमीटर गाड़ियों की रफ्तार बताने के लिए, गाड़ी की रफ्तार क्या है, 20 है, 40 है, 60 है, 100 है, 120 है, कितना चल रहा है आपके किसी गाड़ी की रफ्तार के लिए, स्पीड के लिए, स्पीडोमीटर का। जो एनीमोमीटर है वो वायु की गति के लिए, यहां से। जो ऑडियोमीटर है आपके, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, ऑडियोमीटर। इसके अलावा ऑडियोमीटर, इसके अलावा आपके एमीटर है। हाइड्रोफोन है जो हमारा आपके, ये पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। जो हर्ट्ज, जो वेरी मोस्ट है ये वाला पार्ट, हर्ट्ज का प्रयोग, ये वाला हर्ट्ज का प्रयोग आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है। इसको आप चाहें तो इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। और जो टेलीस्कोप है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए, और टेलीस्कोप को हिंदी में दूरबीन भी कहते हैं। और गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया और इस दूरबीन के आने से, टेलीस्कोप के आने से बहुत बड़ी गुत्थी सुलझी, बहुत बड़ी समस्याएं थी माइंड में, वो सुलझ गई अंतरिक्ष वाली या हमारे भौतिक संसार में देखे जाने वाली चीजों को, क्योंकि दूरबीन से देखने के बाद काफी समस्याओं का समाधान हुआ। इस क्रम में आप देखेंगे विटामिन और इसका रोग, मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं, हमारा पढ़ा बढ़ता हुआ जा रहा है आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर भी करिए ताकि औरों तक भी जानकारी पहुंच सके। जैसे विटामिन और उसके रोग लिखे मैंने यहाँ पे, और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ये वाला। शाम के टाइम आपको कम दिखना हो जाता है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ध्यान देंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस आएगा तो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएंगे, वर्णांधता बोलते हैं। ये रतौंधी है, शाम के टाइम सूर्य की रोशनी छिपने के बाद में आपको कम दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और जो विटामिन B1 है, कौन सी, जो विटामिन B1 है, ये रहा विटामिन B1, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपका, बेरी, कौन सा, बेरी रोग होता है। और जो विटामिन C है, इससे स्कर्वी होता है, दांतों और मसूड़ों से खून निकलना चालू हो जाता है। और जो विटामिन D है, ये सूखा रोग यानी रिकेट्स, इसे सुखंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुखंडी रोग। सुखंडी माने शिखंडी नहीं है, ये सुखंडी है। यहाँ सुखंडी का मतलब है ये मेनली बच्चों को प्रभावित करता है और बच्चों की हड्डियां पतली पतली हो जाती हैं, तो वो कुपोषणता से ग्रस्त हो जाता है और अंत में उसका शरीर ऐसे डेवलप करता है। सुखंडी यानी सूखा रोग, इसे रिकेट्स भी कहा जाता है। और कल के वीडियो मैंने आपको प्रोटीन वाला पार्ट भी पढ़ाया था, वहां भी इसका ये रोग प्रभावित करता है इस चीज को। इसके अलावा विटामिन ई है,
इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है, यानी कि जनन शक्ति में कमी आ जाती है। नपुंसकता का मतलब हमारा जनन शक्ति में कमी आ जाना विटामिन ई की कमी से। और जो विटामिन के है ये दिखाई दे रहा है, इसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी ब्लड का क्लॉट बनने में कठिनाई होती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ब्लड का क्लॉटिंग ना होना विटामिन के की कमी है। तो विटामिन ए आएगा रतौंधी, बी1 आएगा बेरी, सी आएगा स्कर्वी रोग, डी आएगा रिकेट्स है, ई आएगा नपुंसकता जनन शक्ति में कमी, और के आएगा तो रक्त का थक्का ना बनना। एक विटामिन और कर लेंगे यहाँ पर विटामिन बी12, ये और रह रही है आपके विटामिन बी12, इसी कमी से एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। कौन सी कमी? खून की कमी। ये रहा खून की कमी का हो जाना, यानी विटामिन बी12 एनीमिया रोग को करता है। इसका मतलब होता है खून की कमी का होना। यह मूलतः महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है खून की कमी, इसलिए विटामिन बी12 की उनको मात्रा मिलना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न आपके लिए जरूर मेरे कहने से इसको याद करके जाएंगे। इस क्रम में हमारा जो अगला जो पड़ाव दिखाई दे रहा है आपको, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है यहाँ से। और जो एक और बात बता दूं मैं इसको आगे ले जाने से पहले हल्का सा, कि जो विटामिन जो बी और सी है, कौन सी बी और सी, ये जल में घुलनशील है। और जो विटामिन ए डी ई और के है ये आपके वसा में घुलनशील है। ये मैं पीछे बता चुका हूं, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूं। आपके विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जल में मिल जाती है। और जो विटामिन ए डी ई के है ये वसा में यानी फैट में घुलनशील है। इसको आप याद कर लेंगे, यहां से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, तो इसको याद करके जाएंगे। और इस क्लास का जो हमारा अगला पड़ाव है वो यहां पर आके रुकेगा आपके, यानी कुछ मिश्रित धातु हैं, मिक्स्ड मेटल्स कौन कौन से होते हैं आपके, किसके बनने से क्या हो जाता है। जैसे कांसा धातु, कांसा का मतलब होता है ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज हमारा कैसे बनेगा, आखिर ब्रॉन्ज कैसे बनेगा? तो ब्रॉन्ज बनेगा तांबा और टिन को मिलाने से, कॉपर और टिन, यानी हम कह सकते हैं Cu प्लस SN। ये वाला Cu प्लस SN बराबर क्या हो जाता है? कांसा, यानी ब्रॉन्ज बन जाता है। यानी तांबा और टिन, कॉपर प्लस टिन क्या बन जाएगा? Cu प्लस SN बराबर ये कांसा बनेगा, यानी ब्रॉन्ज। अगर पीतल आएगा, पीतल को ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल को ब्रास कहते हैं अंग्रेजी में। तांबा और जस्ता, यानी कि Cu प्लस Zn, ये वाला जस्ता को बोलते हैं जिंक। Cu मान होता है कॉपर, कॉपर और जिंक को मिला दीजिए तो क्या बनेगा आपके? पीतल। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मिश्र धातु है, किसके मिलाने से कौन सी एक नई धातु बन जाएगी, इसको देखकर जाएंगे। जो जर्मन सिल्वर है इनमें तांबा मिला दीजिए, जस्ता मिला दीजिए और निकेल मिला दीजिए, यानी इन तीनों के मेल से क्या बन जाएगा आपका? तीनों के मेल से बन जाएगा आपका जर्मन सिल्वर बन जाएगा। और इसको आप लोग यहां पर यानी Cu प्लस Zn प्लस Ni, ये वाला Ni निकेल, ये वाला यानी Cu प्लस Zn प्लस Ni, तो क्या बचेगा? निकेल हो जाएगा। तांबा जस्ता और निकेल, ये कॉपर है, ये जिंक है और ये निकेल है, इनको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। इस क्रम में आपके लिए अगला जो महत्वपूर्ण है वो है गन धातु। ये वाला गन धातु किसके मिक्सचर से बनाएगी? तो तांबा मिलाइए, जस्ता मिलाइए और टिन मिलाइए। इसका मतलब क्या हुआ आपके? तांबा मतलब हुआ आपके Cu, और जस्ता मतलब हुआ आपके Zn, और टिन मतलब हुआ आपके Sn। इनको मिलाइए, आपके क्या बन जाएगा? आपके ये बन जाएगा गन धातु। और ऐसे ही स्टेनलेस स्टील है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बिल्कुल बार बार पूछे जाते हैं, और आपको दिख भी रहा होगा, लग भी गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है स्टेनलेस स्टील, जो कि जंग नहीं लगती है, यानी लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो हम कह सकते हैं इसको, लोहा मतलब आपके Fe, ये रहा, और Fe प्लस क्रोमियम Cr और प्लस Ni, ये Ni, यानी हम कह रहे हैं Fe प्लस Cr प्लस Ni, यानी कि लोहा मतलब आयरन, क्रोमियम मतलब क्रोमियम और निकेल मतलब निकेल। इनको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील, अर्थात ऐसा स्टील जो कि जंग रहित होता है, जंग नहीं लगती है इसमें, इसके मिलने से बन जाएगा। और जो सोल्डर है बहुत बहुत वेरी मोस्ट है। आखिर इस सोल्डर का निर्माण किससे हो रहा है आपके यहाँ पर? तो आप देखेंगे सोल्डर के निर्माण में लेड प्लस टिन, यानी लेड माने होता है शीशा, क्या मतलब होता है? शीशा मतलब होता है इसका, और प्लस टिन, इन दोनों के मिलने से यानी कि हम कहेंगे Pb या Pb प्लस Sn, ये रहा Sn, यानी आप कह सकते हैं लेड प्लस टिन, इन दोनों के संयोग से क्या बन जाएगा आपका? सोल्डर बन जाएगा। सोल्डर को टांका भी कहते हैं। क्या कहते हैं सोल्डर को? इसे टांका भी कहते हैं, इसको टांका, टका नहीं है ये, टांका है।
इसको सोल्डर को टाका बोलते हैं। लेड और टिन के मेल से क्या बन जाएगा, यानी आपका बन जाएगा ये सोल्डर बन जाएगा। तो आप कह रहे हैं लेड और टिन यानी सीसा और टिन Pb+Sn। इसको मेरे कहने से आप याद करके जाएंगे। और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है फ्यूज, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, किसी भी विद्युत उपकरण में फ्यूज लगा होता है और फ्यूज का तार सबसे पहले गलता है, वो फ्यूज उड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अधिक बिजली आने से उस उपकरण की रक्षा होती है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहता है। तो आखिर फ्यूज किससे बनता है तो आप बताएंगे, यही सेम, यानी Pb+Sn ये वाला, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग आपके, यानी सीसा, लेड और टिन के मेल से क्या बन जाता है आपके, ये फ्यूज बन जाता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो किसी भी बिजली के उपकरण को बचाने से, अधिक विद्युत धारिता से उस बिजली के उपकरण की रक्षा करता है। वो फ्यूज होता है, अधिक बिजली आएगी तो उस उपकरण का पहले फ्यूज खराब हो जाएगा और वो उपकरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ऐसी क्लास में आपके लिए पेपर तक निरंतर आती रहेंगी और हमारे आगे आने वाले दिनों में ऐसी क्लास निरंतर कंटिन्यू रहेंगी। ये नहीं है कि आपके पेपर का दिन है तभी क्लास रहेंगी, आगे आने वाले दिनों में सभी एग्जाम के लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, संक्षिप्त मैराथन क्लास लगातार आपको मिलती रहेंगी और अभी आपके पेपर तक लगातार जारी रहेंगी। इसलिए आपका प्यार दुलार ऐसे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इसे लाइक शेयर करते हुए सब तक आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। और एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा और इन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आप ख्याल रखते हैं। और जो बच्चे हमारे कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे वो जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक नहीं बल्कि मैं कहूंगा विजेता बनकर आइए। आपको खाली हाथ नहीं लौटना, विजेता बनकर ही आना है। और पुनः आप सबको बधाई और प्रणाम, नमस्कार।